दोस्तों एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का अध्याय 3 देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, आइए। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया है कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह से यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बन गई थी। आइए हम लोग तालिका 1 पर नज़र डालिए। आपने पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता था, परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्यिक एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। ठीक, जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखिए। दिल्ली एक कुहना, सीरी और जहाँपना को पहचानिए। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। तालिका 1 से दिल्ली के शासक। ठीक, राजपूत वंश तोमर, ये अनंगपाल थे। इसकी आरंभिक 12वीं शताब्दी में 1965 में हुआ था। ठीक, 1130 से 1145 में। ठीक, चौहान वंश पृथ्वीराज चौहान था। इसका चला शासन 1165 से 1192 ईस्वी में। ठीक, 1175 से 1192 ईस्वी में। ठीक, प्रारंभिक तुर्की शासन 1206 से 1290 ईस्वी में। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी में। ठीक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी में। रजिया 1236 से 1240 ईस्वी में। गयासुद्दीन बलबन जो है 1266 से 1287 ईस्वी में। ठीक, इल्तुतमिश का मकबरा। ठीक, खिलजी वंश तो है 1290 से 1320 ईस्वी तक। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी जो है 1290 से 1296 ईस्वी तक चला। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 ईस्वी तक चला। ठीक, तुगलक वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तुगलक वंश जो है ठीक, तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 ईस्वी तक। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से 1324 ईस्वी तक। मोहम्मद तुगलक जो है 1324 से 1351 ईस्वी तक। ठीक, फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 से 1388 ईस्वी तक। ठीक, अलाई दरवाज़ा। ठीक, सैयद वंश जो है 1414 से 1451 ईस्वी तक। खिलजी खान जो है 1414 से 1421 ईस्वी तक। लोधी वंश जो है बहलोल लोधी वंश जो है 1451 से 1426 ईस्वी तक। बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी तक चला। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे। आइए हम, हालांकि अभिलेखों, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, एक वचन, तवारीख बहुवचन हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक,
तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासन, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों का प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदब्बर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता है, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते हैं। वेतन आता है किसानों में एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते हैं जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसे तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार शासक को बढ़ावा दे। आइए हम लोग देखते हैं ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। ठीक, तवारीख के लेखक नगरों में, विशेष दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हैं। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। इनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहास मिन्हाज एवं सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी इसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। आइए हम लोग रजिया के बारे में मिन्हाज एवं सिराज के विचार पढ़ते हैं। ठीक, मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाए हैं उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसीलिए वह पूछता है कि खुद की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वरंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्बा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रदाम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी जिद्दा 980 से 1003। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन किया होगा। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिस शहर से साम्राज्य तक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार या लूटमार पर भी निर्भर करना पड़ता था। ठीक, दिल्ली से
सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। ठीक, बगावत युद्ध यहाँ की खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले ठीक हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौतियाँ मिलती रहती थी जो जरा सी भी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाई हुई थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन थे। इनका शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी, संग्राहकों तथा चारवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। ठीक, दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमाएं पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुआ और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले लिए। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राजकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इनके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं को सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासन मुकदमों से फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि चित्र 2 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई सबसे पहले शहर में स्थित हैं। इतिहास में इस शहर को देहली ए कुहना पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का ठीक इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार तीन सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। ठीक, मस्जिद यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जमी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानित और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतवा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है।
मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ठीक, बेगमपुरी मस्जिद यह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरणस्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र 1 में जहांपनाह को ढूंढिए। ठीक, दिल्ली के सुल्तान में सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनाई। इससे इनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। सम्मान, आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाला श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न कराने में भी ठीक मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने का बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। आइए हम लोग खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और संमेकन नज़दीक से एक नज़र हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के ठीक समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था तथा उन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीति पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। आइए हम लोग देखते हैं खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आप आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक स्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम का आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तान द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षक दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगा था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों को आलोचना भी करते थे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हजमा नामक नाई, मानका तबका नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार ठीक जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की क्षमता को उदाहरण के रूप में किया था। आइए हम लोग देखते हैं पहले वाले सुल्तानों की ही तरह ठीक खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को विभिन्न आकार ठीक इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या
मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का कर्ज था सैनिकों अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्त लोगों पर काबू करने का सबसे प्रभावी तरीका था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के उन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। ठीक मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलने और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले लिए आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने का बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। ठीक सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और सबका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर तथा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद ही वह पूरे क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। जहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले क्षेत्र थे, जिसमें से बैठने में सुल्तान की सेनाएं सक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं कि क्या था उनका किलाबंदी। अफ्रीका के देश के मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री एवं बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी ठीक चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता है। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो उनके लिए किले की प्राचीर का काम करते हैं। इस दीवार के घेरे में ही इनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसीलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के लिए हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से
तैयार किए गए औजारों से बाँसों को काट डालती थी। आइए हम देखते हैं, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस अक्सियान आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और उनके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों की सल्तनतों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेनाओं को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 से 1300 ईस्वी में और 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। मानचित्र 1 में इस शहर को ढूंढिए। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करने हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया था। सैनिकों का वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों का इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देने तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आकांक्षा थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा किया और मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। आइए हम लोग देखते हैं, मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सुल्तान पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस अक्सेरियन पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थानीय सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। नए गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराना शहर देहली कोहना को निवासियों से खाली करवा कर वहाँ सैनिक छावनी बनवा दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके के खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिक की विशाल संख्या की ज़रूरतों पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इस दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ वेतन होते थे मुद्रा की तरह टोकना सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्दे पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। आपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी
बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। जब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच आपने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उसने कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से बिक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर गई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकना मुद्रा भी वापस लेना पड़ा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर